first chapter of Political Science, Part 2. This is indeed very important too. हम इस चैप्टर में कुल मिलाकर के हमारे पास वैसे तो सिलेबस में 9 चैप्टर्स हैं, but for this session 2 chapters are being deleted completely and some topics of 2 chapters are also being deleted. Dear all, आप लोगों को इंडिया किस कंडीशन में फ्री हुआ था, वहां से हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे और फिर हम कहाँ जाके इसे खत्म करेंगे। अब जो इस बुक में मैं आपको लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ ना, इसमें कुछ टॉपिक्स आप देखेंगे कि वो हिस्ट्री में भी रिपीट किए जाएंगे थर्ड बुक में। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर स्टार्ट करूंगी। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द पार्टीशन एंड द प्रॉब्लम्स व्हिच वर फेस्ड आफ्टर पार्टीशन। और यही चीजें कुछ मिलती जुलती आप लोग हिस्ट्री बुक 3 में पढ़ने वाले हैं। बुक 3 में हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, फ्रीडम कैसे हमें मिला, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है कि किस तरीके से पार्टीशन के बाद में इंडिया के पास कौन कौन से चैलेंजेस थे। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंट होने के बाद में उसके सामने जबरदस्त समस्याएं खड़ी थी। उन समस्याओं को इंडिया में कैसे ओवरकम किया गया। However, these challenges met by the politicians of India at that time. This is a big story. This is very important for the development of India. उस समय पर हमने जो डिसीजन लिए, उस समय पर हमने जो काम किए, वो हमें आज तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं और किसी किसी सेंस में हम उसकी कीमत भी चुका रहे हैं। Challenges of nation building. This is the name of the chapter. Nation building. ध्यान देना इस वर्ड पर, नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का क्या मतलब है? नेशन बिल्डिंग का मतलब है कि कैसे नेशन को, राष्ट्र को बनाया गया। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि उससे पहले इंडिया एक नेशन के फॉर्म में नहीं डेवलप हुआ था, क्योंकि हम पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। जब हम ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से आजाद हुए, तब हमारे सामने हमने अपने देश को, इंडिया को एक नेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया एंड उसको बिल्डअप करना, उसको बनाना, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब चैलेंज था कि हमारा देश जब आजाद हुआ, उस समय तक हमारे पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे पास कोई आइडिया नहीं था कि हाउ द गवर्नमेंट, हाउ द कंट्री विल बी गवर्न, हु विल गवर्न द कंट्री एंड व्हाट विल बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न द कंट्री। और उस समय पर एक और जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे देश में, वी वर डिवाइडेड। न केवल इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, बल्कि पूरा देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। टुकड़े आज भी हैं, बट वी कॉल देम स्टेट्स। उस समय पर उनको स्टेट्स नहीं कहा जाता था, दे वर प्रोविंसेस, provinces which were under the control of the Britishers. And other than this, there were a number of princely states. And these princely states were independent. They governed their princely state in their own way. They were not under the control of the Britishers. Though, above all, they used to pay some stipulated funds or money to the Britishers to secure their safety
to secure their establishment, to secure their identity. अपने प्रिंसली स्टेट को बचाने के लिए ये जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे, ये लोग ब्रिटिशर्स को सालाना कुछ मुआवजा, कुछ पैसा किसी भी फॉर्म में दिया करते थे और बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेती थी। ब्रिटिशर्स कैसे प्रोटेक्ट करते थे ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या करते थे, कैसे करते थे, ये अभी नीड नॉट एक्सप्लेन, बिकॉज आपको सबको पता है कि ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी, वो किस तरीके से जो है ना एक दूसरे से लोगों को भिड़ाते रहते थे, एक दूसरे जो है ना प्रिंसली स्टेट को कहे या प्रोविंसेस को कहे या किसी को भी कहे, आपस में जो है ना वो इनका बस था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसी को वो लोग फॉलो करते थे। यहाँ इस सिचुएशन में कि जब 14 अगस्त की मिडनाइट को 14th अगस्त की मिडनाइट को when India was independent, it was declared independent on the condition of the partition. हालात अच्छे नहीं थे, हालात बहुत खराब थे, बहुत भयंकर खराब थे, जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा खराब थे। उस सिचुएशन में कैसे भारत को संभाला गया, कैसे डिसीजंस लिए गए, किस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम किया, ये अचीवमेंट थी और ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग स्किप नहीं करेंगे, रेगुलर क्लास अटेंड करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी रिगार्ड करते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आई होप आप मेरी बात को इग्नोर नहीं करेंगे। So let me begin the chapter. This was just the intro of the chapter. I will begin the chapter कि 14th और 15th August 1947, I just now told you that it was the 14th August midnight when India was declared free. So वो आधी रात, मध्य रात्रि, इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. Actually at that time there were no elections और कोई गवर्नमेंट इलेक्शन, इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई नहीं बनी थी. स्टिल जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज उससे पहले हमारी एक इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी. 1946 में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसमें इंटरिम गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था. एंड दिस government was made without elections due to the popularity. According to the popularity, the members were given the importance और the उनकी जो भी उनके अधिकार थे या उनकी पावर थी उनको दी गई थी. इस मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पेशल सेशन को एड्रेस किया. He addressed a special session of the Constituent Assembly. This was the famous Tryst with Destiny. 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. What was the name of the speech which was delivered by Jawaharlal Nehru on the 14th, 15th midnight 1947 to the Constituent Assembly? And this speech was the Tryst with Destiny. What is the meaning of this Tryst with Destiny? Tryst means relation, Destiny भाग्य. हमारे भाग्य के साथ हमारा क्या वास्ता है, भाग्य का क्या रिलेशन है, ये स्पीच का नाम था. That you are familiar with. This was the moment Indians had been waiting for.
In fact, we all were waiting, Indians were waiting, all Indians were waiting for this great movement. And this great movement was the independence of India. इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, इंडिया को कैसे फ्रीडम मिला, और हम हिस्ट्री में पढ़ने भी वाले हैं डिटेल में कि हाउ इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। और इसमें स्पेसिफिकली एक पूरा चैप्टर हम महात्मा गांधी और उनके द्वारा मूवमेंट्स जो शुरू किए गए थे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज ग्रेट। आप देखेंगे कि हमारे सामने जब हमारा देश आजाद हुआ तो दो हमारे सामने बहुत बड़े गोल थे, लक्ष्य। हमारे सामने दो बहुत बड़े गोल थे। एक तो लक्ष्य ये था कि हाउ इंडिया शुड बी गवर्नड, इंडिया को कैसे गवर्न किया जाए। और इंडिया को कैसे गवर्न किया जाए, तो हमारा जो झुकाव था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का जो झुकाव था, दैट वाज अपॉन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन इंडिया। एंड आप लोगों को मैं अभी बता दूं कि दुनिया के देश हमारे इस फैसले से खुश नहीं थे। दे डिड नॉट वांट टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, टू बी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया। वो हमारा मजाक उड़ाना चाहते थे, हमारी हंसी उड़ाना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हम बिल्कुल नौसिखिए हैं, तो हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। एंड दिस वाज अ ग्रेट गोल बिफोर द इंडियन पॉलिटिशियंस एट दैट टाइम। We wanted to establish democracy in a very successful way, in a very unique, ideal way. दूसरा जो लक्ष्य था वो ये था कि द गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल। गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो सबके भले का काम करेगी। इसका मतलब है कि जो हम वेलफेयर की बात करते हैं, हम राइट्स की बात करते हैं, ये हमने शुरू से ही तय किया हुआ था। एंड पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो आपने देखा कि आज भी हम लोग पुअर और डिसएडवांटेज्ड को अलग से अहमियत देते हैं, अलग से हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। नाउ दैट द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट, द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम जिसको हासिल करने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया, हजारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपने अपने तरीके से सेक्रीफाइसेस किए, अपने अपने तरीके से फ्रीडम को गेन करने के लिए काम किए। अब उन लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। अब समय आ गया है कि हम उन लोगों के सेक्रीफाइसेस को बेकार न जाने दें। उनके साथ जो वादे किए हुए हैं या उनकी जो जिन हालातों में उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए उनको प्रूव करें। दिस वाज नॉट वेरी इजी, दिस वाज अ वेरी टफ टास्क फॉर इंडिया बिकॉज वी डिड नॉट नो ABC ऑफ एनीथिंग। हमें जीरो से स्टार्ट करना था, हमें कोई तजुर्बा नहीं था, बिल्कुल नौसिखिए थे हर मामले में। तो ऐसे हालातों में हमारे सामने, क्योंकि अभी अभी इंडिया पैदा हुआ था, जस्ट बॉर्न 1947 में जस्ट बॉर्न, ठीक है। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. This year 1947 is marked as a trauma and incidents of violence। जिस वायलेंस से हम बचते रहे लगभग पूरे आजादी के संघर्ष में, उससे ज्यादा वायलेंस इस 1947 के ईयर में हो गई। इतनी वायलेंस हो गई कि हम अपनी आजादी की खुशी को ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए, ठीक से मना भी नहीं पाए।
जिस आजादी को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और जब वो मिली तो हालात अच्छे नहीं थे, तो उसे पूरी तरीके से हम पूरी तरीके से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। और वो पीरियड, एक तरफ तो खुश थे, एक तरफ तो अंदर से खुशी थी कि हम स्वतंत्र हो गए, और दूसरी तरफ से वायलेंस, ट्रॉमा, दुख, पीड़ा, तकलीफ, सफरिंग्स, displacement. People from Pakistan were coming to India and people from India were going to Pakistan. This was a great displacement. बहुत बड़ी जो है ना, लोगों का एक स्थान से दूसरी जगह को जो है ना शिफ्टिंग हो रही थी, उनका ट्रांसफर हो रहा था। बहुत ही तकलीफ वाला था, बहुत ही पेनफुल था, ये सब कुछ बहुत ही पेनफुल था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो कंडीशंस जिसने झेला है ना, जिसके साथ बीता है, वो बता सकता है। और बहुत सभी के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन जिन लोगों के साथ सफरिंग्स थी वो जबरदस्त थी। It was in this situation that independence has started on its journey. इस सिचुएशन में तो हमने अपनी यात्रा शुरू की, स्वतंत्रता के बाद अपने लक्ष्यों को हासिल करने की, चैलेंजेस को मीट आउट करने की यात्रा की ट्रेवल जर्नी हमने तब शुरू की। इसके बाद जो एक और जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी कि जो मल्टीपल चैलेंजेस, ये तो सब कुछ हो ही रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और सफरिंग्स हो रही थी, वायलेंस हो रहा था। इसके साथ साथ जो है वो न्यू नेशन को कैसे बिल्डअप किया जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो डियर ऑल, आप देखेंगे कि हमारे सामने उस समय पर जो सबसे बड़े चैलेंज थे वो कौन से थे। जो सबसे बड़े चैलेंज थे उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो 3 हमारे पास सबसे बड़े चैलेंज थे। ये 3 चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज था कि कैसे इंडिया जो कि एक नेशन के रूप में बनकर उभरा था, अभी उसका जन्म हुआ था, उसको कैसे यूनाइट किया जाए। प्यारे बच्चों, डाइवर्सिटी जो आज हमारे देश में पाई जा रही है, वो सैकड़ों सालों से है, और ऐसी डाइवर्सिटी के चलते हुए किस तरीके से नेशन को यूनाइट किया जाए, दिस वाज द फर्स्ट and the most important challenge which was to be overcome by the politicians of India. कैसे शेप दी जाए? Because we have a diverse society. इस डाइवर्स सोसाइटी में सबके रिलीजन्स, सबके कल्चर्स, सबकी लैंग्वेजेस, सबको कैसे इक्वली ट्रीट किया जाए और सबकी सहमति कैसे ली जाए। इतना बड़ा साइज देश का, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, फिर डाइवर्सिटी हर तरीके से, रिलीजन वाइज, कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज, खान पान के हिसाब से, सोच के हिसाब से। और इसके अलावा जो है बड़ी समस्या ये भी थी कि डाइवर्सिटी फिजिकल नेचर में भी थी, फिजिकल फॉर्म में भी डाइवर्सिटी थी। बड़ी समस्या थी, बड़े चैलेंजेस थे कि कैसे कंट्री को यूनाइट किया जाए। सभी प्रोविंसेस, उस समय पर हालांकि स्टेट्स नहीं बने थे, जो प्रोविंसेस थे उन सबको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे उनको यूनाइट किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आप देखेंगे द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर्ड प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर्स। अब सबके अंदर भय पैदा हो गया था, अंदर डर पैदा हो गया था, और वो डर, उस डर को कैसे निकाला जाए, उस भय को कैसे खत्म किया जाए, इंडिया का फ्यूचर कैसे डिसाइड किया जाए, इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, ये डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। There were serious questions about the future of India. Would India survive as a unified country? ये एक बड़ा चैलेंज था।
Would it be so by emphasizing national unity at the cost of every other objectives? Would it mean rejecting all regional and sub-national identities? Now the question was कि अगर हम एक यूनिफाइड नेशन बनाना चाहते हैं तो क्या हम रीजनल और सब रीजनल आइडेंटिटीज को इग्नोर कर दें? क्या लोगों के जो इन कल्चर्स हैं उसको हम इग्नोर कर दें? क्या हम एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक रिलीजन इम्पोज करें? नो, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता था। फिर क्या करना चाहिए? तो कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए? And there was an urgent question: how was integration of the territory of India to be achieved? इंटीग्रिटी, एकता को कैसे अचीव किया जाए? बिकॉज हमारा देश तो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज, रिलीजन वाइज, साथ साथ रीजन वाइज, फिजिकली भी बटा हुआ था। तो कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए? दिस वाज अ ग्रेट चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या था? दूसरा चैलेंज था भाई कि हमारे नेताओं का तो सपना था कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए। इंडिया को डेमोक्रेसी बनाना सरल नहीं था। इट वाज वेरी टफ जॉब। कैसे इसको डेमोक्रेसी यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाए, कैसे डेमोक्रेसी को यहाँ पर लाया जाए? इट वाज अगेन अ ग्रेट चैलेंज बिफोर इंडिया। इसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब है कि देयर मस्ट बी सम फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बन चुका था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहा था। हम जब फ्री नहीं हुए थे उससे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी एंड दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। Constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. Dear, I would like to tell you that USA, United Kingdom, जर्मनी, फ्रांस, जापान, किसी भी बड़े कंट्री को आप ले लो, जहां कहीं भी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश है उस कंट्री को आप देख लो, ले लो, एग्जाम्पल देख लो। किसी भी कंट्री में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या जहां पहली बार कहीं पर भी अगर डेमोक्रेटिक राइट्स किसी को मिले हो तो कहीं भी नहीं मिले। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को वेरी फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुए हों तो अपने सिटीजन्स को यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल राइट नहीं दिया, राइट टू वोट नहीं दिया। Right to vote was limited to few people. This was restricted even in USA, even in UK, even in France, और हर एक बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रेस्ट्रिक्टेड था। एंड आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, आफ्टर ए लॉन्ग मूवमेंट, फिर इनको धीरे धीरे यूनिवर्सल राइट्स जो है वो दिए गए, राइट टू वोट इनको दिया गया। एक छोटा सा बताती हूँ कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि राइट टू वोट के लिए वहां की जनता को स्ट्रगल करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, राइट टू वोट की डिमांड करनी पड़ी। देन द राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू दीज पीपल। बट इन इंडिया we became free in 1947। और जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में हमारे देश के सभी एडल्ट लोग
लोगों को राइट टू वोट दिया गया एंड उन्होंने राइट टू वोट का इस्तेमाल किया, उन्होंने वोट दिया, सरकार को चुनने में उन सबका कंट्रीब्यूशन था। दिस वाज इंडिया। कि पहली ही बार जब हमारे देश में इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में ही हमारे देश में सभी को राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया। तो ये क्या था? दिस वाज द गोल टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन इंडिया। और जब मैं बात कर रही हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए हमने राइट टू वोट जो है ना वो दिया सबको, यहाँ समस्या ये थी कि अब राइट टू वोट कैसे? तो इलेक्शन हो, इतना बड़ा कंट्री, इतनी पॉपुलेशन, ऊपर से अनपढ़, और पहली बार इलेक्शन होना, इलेक्शन की प्रिपरेशन, उसकी तैयारी। अब यहाँ पर सवाल था, शुड वी बी ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? वी हैव टू डिसाइड ऑल दिस थिंग आल्सो। ये भी तय करनी थी कि किस तरीके की गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, ठीक है। These features ensure the political competition would take place in a democratic framework. A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए वही पर्याप्त है सही डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए? मैं कल क्लास 11 को पढ़ा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तब मैंने बताया था उनको कि इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज यूनिक फीचर्स. It is the lengthiest constitution. It is a rigid constitution. At the same time, it is a flexible constitution. साथ में मैंने उनको ये भी कहा था कि इवन इन यूके, इन यूएस, वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई एक बुक नहीं है. देयर आर सर्टेन मतलब बुक्स है, उनको कंपाइल किया गया है, उनको कंबाइन किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्री को रन नहीं किया जाता है. दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है. बट इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है और हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही अपने कंट्री को रन करते हैं. जहां हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सही लिखा हुआ है उसको हम रिजिडली फॉलो करते हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट. और जहां हमें लगता है कि देयर आर सर्टेन लूज पॉइंट्स, so we need to amend it, हम उसे संशोधन करते हैं. यहाँ देखेंगे the challenge was to develop democratic practices in accordance with the constitution. Now we have to make the constitution and we have to frame a democratic government and we have to work according to the constitution. So second challenge क्या था? Second challenge था कि कैसे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की जाए. Now comes, dear students, what was the third challenge? जो थर्ड चैलेंज था वो क्या था कि was to ensure the development. अब देखिएगा कि हम इतने बैकवर्ड थे उस समय पर, इतने पिछड़े हुए थे हम उस समय पर, कि हमारे सामने एक जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो क्या था कि अब हमें डेवलपमेंट भी तो करना है. अब इतने सालों के बाद तो आजादी मिली और इस सिचुएशन में भी अगर हम हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए तो फिर तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता. तो डेवलपमेंट करना, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, केवल कुछ सेक्शंस का नहीं, ओवरऑल सभी सोसाइटी के ग्रुप्स का डेवलपमेंट करना. डेवलपमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना आप कि हमें एग्रीकल्चर, हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना, सभी कम्युनिटीज को, चाहे वो डिसएडवांटेज्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप्स हो, उनका इक्वल शेयर देना, उनके राइट्स को प्रिजर्व करना और उनके लिए
वेलफेयर के काम करना। तो हमने फंडामेंटल राइट्स की तो बात की ही, along with these fundamental rights it was necessary to provide them directive principles. वेलफेयर के काम करने के लिए हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इसमें इंक्लूड करना जरूरी था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ही अगर फोर्सफुली लागू कर दिया जाए तो इट इज पॉसिबल कि हमारा देश जल्दी डेवलप हो जाएगा। जो फंडामेंटल राइट्स है, बिकॉज अ नंबर ऑफ पीपल, द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स और द पुअर पीपल, they do not know their rights, they do not need the rights. जिसको खाने को नहीं मिल रहा, जिसको पहनने को नहीं मिल रहा, वो क्या करेगा इन राइट्स का? क्या मतलब है उनको इन राइट्स से? क्या मिल रहा है उनको इस राइट से? बल्कि उनको क्या चाहिए? उनको तो डेली की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, तो उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस वाज आवर थर्ड चैलेंज। द रियल चैलेंज now was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverty. गरीबी बहुत ज्यादा थी, गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, लो प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो जीरो था, एग्रीकल्चर भी बहुत पिछड़ा हुआ था। तो इन सबको चैलेंजेस को मीट आउट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। So this was the third challenge of the nation building at the time of freedom, at the time when India got its freedom. आप लोगों को जो मैं समझा रही हूँ होप समझ में आ रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली बुक आपकी। इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं आप, टोटली ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, ठीक है। सो 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे काम सबमिट नहीं किया है अभी। उन 4 बच्चों में